आज हम देखेंगे एपोप्टोसिस या सेल डेथ प्रोग्राम। जो इसमें हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। जो सेल्स होती हैं उनका जो लाइफ साइकिल होता है वो 120 डेज़ का होता है। इसके बाद जो सेल्स होती हैं वह नेचुरली रूप से डेथ हो जाती है। यह प्रोसेस ही एपोप्टोसिस कहलाती है। एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ की एक सुव्यवस्थित विधि है जिसमें जो सेल होता है वह नेचुरल रूप से डेथ होता है। सेल साइकिल कंप्लीट करने के बाद यह नेचुरली रूप से डेथ होता है। यह प्रोसेस एपोप्टोसिस कहलाती है। इसमें जो सेल्स होती हैं वह केमिकल या रेडिएशन के कारण जब इनका डेथ होता है तो यह प्रोसेस एपोप्टोसिस के अंतर्गत नहीं आता है। तथा जो एपोप्टोसिस की प्रोसेस होती है उसे करने के लिए हमें एटीपी की एपोप्टोसिस की प्रोसेस में एटीपी की आवश्यकता होती है। इसमें हम देखते हैं जो एपोप्टोसिस की प्रोसेस होती है वह सिंगल सेल में होती है तथा यह इसमें नेचुरल तरीके से सेल डिस्ट्रॉय होता है। इसे ही हम एपोप्टोसिस कहते हैं। जब किसी केमिकल या एजेंट या जो रेडिएशंस होती हैं उनके कारण सेल डेथ होता है तो यह एपोप्टोसिस के अंतर्गत नहीं आती है। इसका हम सेकेंड देखते हैं डेफिनेशन। एपोप्टोसिस वह क्रिया है जिसके द्वारा जो यूजलेस सेल्स होती हैं उनको हटाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एपोप्टोसिस जो प्रोसेस है उसकी आवश्यकता क्यों है। सेल ऑर्गेन में जब सेल साइकिल पूरा होता है तो इससे न्यू सेल्स का फॉर्मेशन पुराने सेल से बनता है तथा मिलियंस ऑफ सेल्स का है जो इनका फॉर्मेशन होता है। यदि जो एपोप्टोसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो ट्यूबर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा जिससे विभिन्न डिसीज़ जैसे कैंसर इत्यादि होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं। इसलिए जो एपोप्टोसिस की जो क्रिया होती है वह आवश्यक है। इसमें जो सेल्स होती हैं उनसे ट्यूबर का फॉर्मेशन नहीं होगा और वह नेचुरली रूप से डेथ करेगा। फोर्थ हम देखते हैं डीएनए डैमेज। यदि जो किसी सेल्स में डीएनए डैमेज हो गया है या कोई बेस पेयर है जो हट गया है तो इसे पहले क्योर या ठीक करने की कोशिश करेगा। यदि किसी कारण से इसका डीएनए ठीक नहीं हो पाता है तो इसे एपोप्टोसिस की क्रिया द्वारा यह डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे जो अन्य सेल्स होती हैं वह इफेक्ट ना हो। इसके बाद हम देखते हैं एपोप्टोसिस की प्रोसेस। एपोप्टोसिस के लिए CAD जीन एवं जो कैस्पेज एंजाइम होते हैं यह आवश्यक होते हैं। CAD3 जीन इसकी खोज अन्य जीवों में भी की गई तो कई जीन्स का पता चला जिसमें एक प्रोटीन की खोज हुई जिसे हम कैस्पेज का कहते हैं। CAD कैस्पेज एक्टिवेटेड डीएनए कैस्पेज जिससे सिस्टीन प्रोटीन डिग्रेडेड एंजाइम होते हैं। ये कैस्पेज 2 टाइप्स के होते हैं। इनमें हम फर्स्ट देखते हैं इनिशिएटर कैस्पेज और सेकेंड है एक्सक्लूशनर कैस्पेज। इनिशिएटर कैस्पेज यह प्रारंभिक कैस्पेज होते हैं जो एक्सक्यूशनर जो कैस्पेज होती हैं उनको काटकर एक्टिव करने का कार्य करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक्सक्यूशनर कैस्पेज। यह मुख्य कैस्पेज होती हैं जो कि प्रोटीन्स को तोड़ने का कार्य करती हैं। प्रोसेस एपोप्टोसिस की प्रोसेस। इसमें जो एपोप्टोसिस की क्रिया होती है उसमें विभिन्न प्रकार के चेंजेस होते हैं उन्हें हम पहले देखते हैं। इन एक्टिवेशन ऑफ FAK फोकल एंथेसिस काइनेज डिस्ट्रॉय। जो FAK इनके इनएक्टिव हो जाने के कारण जो सेल्स होती हैं वह अपने पड़ोसी सेल्स से कोई रिलेशन खत्म हो जाता है जिससे एपोप्टोसिस सेल अन्य जिसमें एपोप्टोसिस की क्रिया होनी होती है वह अन्य सेल से अलग हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो न्यूक्लियस होती है उन पे कई जो इनर मेम्ब्रेन्स पर कई लेमिनार पाए जाते हैं जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को जोड़कर रखता है। एपोप्टोसिस के समय यह लेमिनार टूटने लगता है जिससे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं वे बिखर जाते हैं और जो न्यूक्लियस के अंदर का साइटोप्लाज्म होता है वह बाहर आ जाता है। थर्ड हम देखते हैं साइटोस्केलेटन सेल के शेप में चेंजेस। साइटोस्केलेटन जो कि सेल के शेप को बनाए रखता है यह विघटन होने लगता है जिससे जो सेल्स होती हैं उनके शेप में चेंजेस आने लगते हैं। फोर्थ हम देखते हैं CAD कैस्पेज एक्टिवेटेड डीएनए।
यह डीएनए को डैमेज करने वाला एंजाइम होता है और यह एक्टिवेट करके जो डीएनए होती है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। और प्रोटीन जो साइटोस्केलेटन होती हैं उनके डैमेज होने के कारण इनके सेल्स सिकुड़ने लगते हैं और बबलिंग की प्रोसेस प्रारंभ हो जाती है। इसे हम एपोप्टिक बॉडी कहते हैं, जो मैक्रोफेज द्वारा निगल लिया जाता है और जो सेल होता है वह डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसे हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। इसमें जो सेल्स होती हैं उनमें जो फोकल इंथेसिस काइनेज होती है उनकी इनएक्टिवेशन के कारण ये सेल्स बाकी सेल्स से अलग हो जाती है और इनमें जो लेमिनार्स होती हैं उनके कारण साइटोस्केलेटन के जो डैमेज होने के कारण यह सेल के जो शेप होती है उनमें चेंजेस हो जाता है और इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वह बाहर आ जाता है। इनमें जो सेल्स होती हैं वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इनमें बबलिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिन्हें हम एपोप्टोसिस बॉडी कहते हैं। इनमें जो सीएडी एंजाइम होती हैं वह एक्टिवेट हो जाती हैं जिसके कारण यह एपोप्टोसिस बॉडी में टूट जाती हैं और इनके पश्चात यह जो मैक्रोफेज होता है उनके द्वारा यह जो फ्रैगमेंट्स होती हैं वह निगल लिए जाते हैं। इस प्रकार सेल जो होता है वह नेचुरली रूप से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसमें हम देखते हैं जो एपोप्टोसिस की प्रोसेस होती है उनके लिए दो पाथवेज होते हैं। फर्स्ट है एक्सट्रिंसिक पाथवे। यदि एपोप्टोसिस इनिशिएट करने के लिए सिग्नल बाहर से आता है तो इसे हम एक्सट्रिंसिक पाथवे कहते हैं। और सेकेंड है इंट्रिंसिक पाथवे। यदि जो एपोप्टोसिस की प्रोसेस होती है उन्हें इनिशिएट करने के लिए सिग्नल जो है वो सेल्स के अंदर से आता है तो इसे इंट्रिंसिक पाथवे कहते हैं। इसमें हम फर्स्ट देखेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे किसी भी जो सेल या सेल सरफेस है इस किसी भी सेल सरफेस पर जब कोई पैथोजन अटैक करता है तो जो सेल सरफेस होती है उनमें उपस्थित जो CD95 पर जो प्रोटीन्स होती हैं वह सीक्रेट होने लगती हैं और यह प्रोटीन्स लिम्फोसाइटिक सेल्स में प्रेजेंट जो CD95 लिगेंड होती हैं उनके साथ यह बाइंड कर लेता है। इसके पश्चात जो सेल सरफेस होती है उनमें CD95 जो प्रोटीन्स होती हैं वह एग्रीगेट इस सरफेस पर एग्रीगेट होने लगते हैं। इसके पश्चात जो एडेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं FADDA आकर यहाँ पर जुड़ जाता है और प्रोकेस्पेज 8 को एक्टिवेट करता है। इनमें जो फेस एसोसिएटेड प्रोटीन डेथ प्रोग्राम यह जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जुड़ जाने के पश्चात इनमें कैस्पेज एंजाइम प्रोकेस्पेज 8 यह एक्टिवेट हो जाता है। इसके पश्चात यह कैस्पेज जो एक इनिशिएटर कैस्पेज होता है उसे एक्टिव करने का कार्य करता है और यह कैस्पेज 8 में कन्वर्ट हो जाता है। इसके पश्चात जो कैस्पेज 8 में यह कन्वर्ट हो जाने के पश्चात यह प्रोकेस्पेज 3 को एक्टिवेट कर देता है और यह दोनों जिससे कैस्पेज जो 3 होती है वह एक्टिव हो जाती है और कैस्पेज 3 जो प्रोटीएज जीएनएज एंजाइम होती हैं इनके एक्टिव हो जाने के पश्चात जो एपोप्टोसिस की क्रिया होती है वह शुरू हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं जो एक्सट्रिंसिक पाथवे होती है जिनमें जो सिग्नल्स होते हैं वह बाहर से आते हैं। इनके पश्चात विभिन्न एंजाइमों के एक्टिवेट होने के पश्चात जो एपोप्टोसिस की क्रिया होती है वह स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में जो सिग्नल्स होती हैं एपोप्टोसिस को इनिशिएट करने के लिए वह सेल के अंदर से ही आता है, इसलिए इसे हम इंट्रिंसिक पाथवे कहते हैं। इसमें हम देखते हैं जो ट्रॉफिक प्रत्येक सेल्स में एक सर्वाइवल फैक्टर्स जिसे हम ट्रॉफिक फैक्टर कहते हैं प्रेजेंट होता है, जिससे सेल जो है वह जीवित रहता है और ग्रोथ करता है। इसमें जो सेल्स होती है उनमें यदि जो ट्रॉफिक फैक्टर्स होता है वह प्रेजेंट होता है, इससे जो एंटी एपोप्टोटिक जो प्रोटीन्स होती हैं BCL
2 यह बनता है। इनमें जिससे के कारण जो साइटोक्रोम सी होता है ई से रिलीज होने से रोकता है और बेक्स प्रोटीन नहीं बनता है जो एपोप्टोसिस की क्रिया के लिए आवश्यक होती है और सेल डेथ नहीं होता है। इसमें हम दूसरा देखते हैं जो ट्रॉफिक फैक्टर्स होती हैं, यदि यह प्रेजेंट नहीं होता है तो इनमें जो एपोप्टोटिक जो प्रोटीन्स होती हैं वह एक्टिवेट हो जाता है और इनमें बेक्स प्रोटीन बनता है। यह बेक्स प्रोटीन जो माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं उनके इनर मेम्ब्रेन से कैल्शियम आयन H बॉन्ड डिग्रेड होने लगता है, जिसके कारण जो साइटोक्रोम सी होती हैं वह बाहर निकल आती हैं और यह एपोप्टोसिस की क्रिया को इनिशिएट करने का कार्य करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो साइटोक्रोम सी होता है वह इनहिबिटर कैस्पेज 9 और एडेप्टर APAP9 के साथ मिलकर एपोप्टोसोम बनाता है। यह इनिशिएटर जो कैस्पेज होती है उनको एपोप्टोसोम जो इनिशिएटर कैस्पेज 8 होती हैं इन्हें एक्टिवेट करने का कार्य करता है और प्रोटीएज को एक्टिवेट करके जो इनिशिएटर कैस्पेज होती हैं वह प्रो कैस्पेज 3 को एक्टिवेट करती हैं और प्रो कैस्पेज जो 3 होती हैं उनको एक्टिवेट कर कैस्पेज 3 का निर्माण करता है। इस प्रकार जो कैस्पेज 3 होती हैं वह एक्टिवेट हो जाती हैं और एपोप्टोसिस की क्रिया पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं जो इंट्रिंसिक पाथवे होती है उनमें सिग्नल्स अंदर से ही आती हैं और यह एपोप्टोसिस की क्रिया को इनिशिएट करता है और एपोप्टोसिस की क्रिया होती है। इस प्रकार एपोप्टोसिस की जो क्रिया होती है वह सेल में नेचुरली रूप से होती है और इनमें जो डेथ होता है वह नेचुरली होता है, जिसके कारण इनमें ट्यूबर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है और विभिन्न प्रकार की डिसीज़ नहीं होती है। यह प्रत्येक सेल के लिए आवश्यक होता है।